अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान अहमद। 3.5 साल के अरसे में बनने वाला जहाज आखिर कैसे सिर्फ 2 ही घंटों में डूब गया। आज जानेंगे टाइटैनिक की हकीकत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज अपने पहले सफर पर निकलता है। यह जहाज साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा है। इसमें हर तरह के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल से लेकर एक्टर और इमिग्रेंट तक। पैसेंजर्स, पब्लिक और मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट है इस जहाज के हवाले से। इस जहाज की कमान संभाले हैं 62 साल एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो कि इस काम में काफ़ी एक्सपीरियंस रखते थे। यह शिप उस वक्त की सबसे बड़ी शिप थी, जिसकी लंबाई तकरीबन 269 मीटर और ऊंचाई 53 मीटर से भी ज़्यादा थी, और इसका वजन तकरीबन 46,328 टन बताया जाता है। यह एक लग्जरी शिप थी जिसे बनाने में उस वक्त $7.5 मिलियन का खर्च आया था। अगर आप इन्फ्लेशन रेट को सामने रखें तो ये आज के करीबन $400 मिलियन बनते हैं। इसमें हर तरह की डेकोरेशन और फैसिलिटीज मौजूद थी, जो कि किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। इसकी सेकंड क्लास की जो फैसिलिटीज थी वो किसी भी शिप की फर्स्ट क्लास से भी बेहतर थी। इसमें 2 बड़े स्टेयरकेस, हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, जिम्नेजियम, 4 रेस्टोरेंट, स्टोर्स, इसके अलावा पढ़ने के लिए लाइब्रेरी और बार्बर शॉप्स भी शामिल थीं। और जिस तरह के सिक्योरिटी फीचर्स इसमें इस्तेमाल किए गए थे, इसे एक अनसिंकेबल शिप का नाम दिया गया था। मतलब कि यह जहाज कभी नहीं डूब सकता। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन था। उनके सीईओ ने मीडिया पर आकर कहा था कि यह जहाज अनसिंकेबल है, मतलब कि यह जहाज कभी नहीं डूबेगा। लेकिन अपने पहले सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 दिन बाद ही, यानी कि 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलना शुरू हो जाती है। यानी कि जिस अटलांटिक ओशन पर तैर कर यह जहाज अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है, वहां बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं, आइसबर्ग, जो कि खतरा है इस जहाज के लिए। ये वार्निंग कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। समंदर में से गुजरने वाले अक्सर जहाज अपने इर्द गिर्द के जहाज़ों को रेडियो के जरिए कम्युनिकेट करते रहते हैं कि आगे बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं। ये वार्निंग्स टाइटैनिक को भी मिली थी, लेकिन टाइटैनिक ने इन वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया था और अपनी स्पीड को कम नहीं किया। करीब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टाइटैनिक अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहा। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है और विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। इस रात की खास बात यह है कि इस रात को मून लाइट भी काफ़ी कम होती है। जहाज के ऊपर एक क्रोज नेस्ट होता है, छोटा सा प्लेटफार्म जो काफ़ी हाइट पर होता है। इसे आप लुकआउट पॉइंट कह सकते हैं। यहाँ पर किसी शख्स को बिठाया जाता है ताकि वो आगे नज़र रख सके सामने कोई रुकावट या जहाज़ तो नहीं आ रहा। यहाँ जो शख्स मौजूद होता है उसे काफ़ी ठंडी हवा और सर्दी का सामना करना पड़ता है और आगे देखने में भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। रात के 11:40 पर फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक शख्स, जो कि इस क्रोज नेस्ट में बैठा है, वो अचानक से अपने सामने देखता है कि एक बर्फ का बड़ा पहाड़ यानी कि आइसबर्ग आ गया है। 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग समझ सकें। चिल्लाकर कहता है, हमारे सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम्स इंजन रूम को हुक्म देते हैं कि जल्दी से जहाज को लेफ्ट की तरफ मोड़ो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफी देर हो चुकी होती है। सिर्फ 1 मिनट बाद ही जहाज आइसबर्ग से टकरा जाता है और करीब 10 सेकंड तक मुसलसल ये जहाज आइसबर्ग के साथ खिसकता चला गया और एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। इसकी वजह से शिप की बॉडी में छोटे छोटे होल्स भी आ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बर्फ का टुकड़ा कैसे एक मेटल को काट सकता है। ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था, ये एक फुटबॉल फील्ड के बराबर था और साइंसदानों का एस्टीमेट है कि इसका वजन करीब 1.5 मिलियन टन था। इस आइसबर्ग का टकराव टाइटैनिक की फ्रंट राइट साइड के साथ हुआ, जो कि तकरीबन बो के करीब बनता है। इस टक्कर से पैसेंजर थोड़े परेशान तो होते हैं, लेकिन उनके माइंड में होता है कि यह जहाज तो अनसिंकेबल है, यह जहाज तो कभी डूब नहीं सकता, इसलिए वो इत्मीनान में आ जाते हैं। हादसे के करीब 10 मिनट बाद कैप्टन स्मिथ और थॉमस एंड्रयू, जो कि आर्किटेक्ट थे, वो फौरन पहुंचते हैं ये देखने के लिए कि इस हादसे से जहाज को कितना नुकसान पहुंचा है। जब वो देखते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि ये जहाज तो डूब जाएगा, क्योंकि इस जहाज को काफ़ी नुकसान पहुंचा है।
और वो टोटली शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये जहाज तो अनसिंकेबल था, ये जहाज तो कभी डूब नहीं सकता था, तो ऐसा कैसे मुमकिन हुआ है। क्योंकि इसमें सेफ्टी फीचर्स की वजह से इसे अनसिंकेबल जहाज कहा जाता था। इसमें दो मेन सेफ्टी फीचर्स इस्तेमाल किए गए थे। पहला था डबल बॉटम हल। जहाज की जो मेन बॉडी होती है उसे हल कहा जाता है। डबल बॉटम इसी वजह से कहते हैं कि इसमें दो लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। अगर एक लेयर टूट भी जाती है तो दूसरी लेयर उसे बचा लेगी। और दूसरा, इस जहाज की जो बॉडी मतलब हल है उसे 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था। 16 में से अगर 4 कंपार्टमेंट भी पानी से भर गए तो फिर भी जहाज तैरता रहेगा, जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आइसबर्ग से ये जो इम्पैक्ट हुआ था ये एक्चुअली में शिप के साइड से हुआ। जो डबल बॉटम हल था किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि साइड में तो सिंगल लेयर ही लगी थी। इसके अलावा ये हादसा इतना बड़ा था कि 16 में से 6 कंपार्टमेंट में पानी भर गया, जबकि लिमिट सिर्फ 4 की थी। 6 कंपार्टमेंट का पानी से भरने का मतलब था कि इस जहाज को अब डूबने से कोई नहीं बचा सकता। ये अनसिंकेबल जहाज भी अब डूब जाएगा। हादसे के करीब 20 मिनट बाद 12 बजे कैप्टन स्मिथ अपने टीम मेंबर को ऑर्डर करते हैं कि रेडियो की मदद से डिस्ट्रेस कॉल भेजो और बार बार ये डिस्ट्रेस कॉल भेजो। जो हमारे आसपास जहाज मौजूद होंगे वो हमारे इन सिग्नल को सुन लेंगे और हमारी मदद के लिए आ जाएंगे। रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप बार बार एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहते हैं। कोई तो जहाज होगा आसपास जो सुन ले हमारे सिग्नल को। करीब 20 मिनट के बाद बार बार सिग्नल और अंत तक मेहनत के बाद 12:20 पर RMS कारपेथिया नाम का एक जहाज जो उस टाइटैनिक के पास होता है वो उस सिग्नल को सुन लेता है। रेडियो पर वो टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और कहता है कि हम आपको बचाने आ रहे हैं। प्रॉब्लम बस इतनी है कि टाइटैनिक के पास होने के बावजूद कारपेथिया तकरीबन 107 किलोमीटर की दूरी पर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर भी आता तो करीब इसे 3.5 घंटे का टाइम लग जाता। क्या टाइटैनिक 3.5 घंटे तक अपने आप को बचा के रख सकता है? इसके अलावा रॉकेट जलाए गए, शायद कोई और जहाज देख ले और मदद को आ जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कारपेथिया के अलावा किसी जहाज को सिग्नल नहीं मिल सका। अगर पैसेंजर्स की बात करें तो उन्हें खास डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उनका मानना था कि यह जहाज तो अनसिंकेबल है, यह जहाज तो कभी डूब नहीं सकता। उनमें से ज्यादातर का मानना था कि कंपनी ने जब एड्स निकाली थी वो तो बार बार सिर्फ यही कह रही थी कि यह जहाज तो अनसिंकेबल है, यह जहाज तो कभी नहीं डूबेगा। इसी वजह से जब पहली बोट नीचे उतारी गई तो उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन सिर्फ 28 लोग उसमें बैठे। आधी लाइफ बोट खाली नीचे उतरी, लेकिन ऐसा ऐसा टाइटैनिक का एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरता गया और जहाज भी टिल्ट होने लगा। ऐसा ऐसा पैसेंजर्स को भी रियलाइज होने लगा कि ये जहाज तो अब डूब सकता है। जैसे ही पैसेंजर्स को रियलाइज हुआ तो एक पैनिक सा माहौल बन गया और भगदड़ मच गई और हर किसी की कोशिश यही थी कि वो सबसे पहले लाइफ बोट में बैठे, लेकिन लाइफ बोट में पहले औरतों और बच्चों को तरजीह दी। रात को 1 बजे के बाद जब पानी जहाज के आगे वाले कंपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा भर चुका था तो जहाज का आगे वाला जो हिस्सा था वो पानी में डूबने लगा। इसकी वजह से जो पीछे वाला हिस्सा था टाइटैनिक का वो पानी के बाहर आ गया। मसला ये था कि जहाज में लाइफ बोट की सख्त कमी थी, सिर्फ 20 लाइफ बोट मौजूद थी। मतलब कि इन 20 लाइफ बोट पर अंदाजन 1300 के करीब लोग आ सकते थे, लेकिन जहाज में 2200 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। रात को 2:05 आखिरी लाइफ बोट टाइटैनिक से पानी में उतार दी गई, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 के करीब लोग मौजूद थे। कुछ लोग लाइफ बोट में जगह बनाने में कामयाब हुए और कुछ लोगों ने इसे अपनी किस्मत मानकर वहीं जहाज में ही रहने को तरजीह दी। करीब 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और फिर धीरे धीरे पानी के अंदर डूब गया। करीब 3 घंटे भी नहीं लगे इस ना डूबने वाले जहाज को डूबने में। जो लोग जहाज में मौजूद थे या तो वो जहाज के साथ डूब गए, अगर कुछ लोगों ने तैरने की कोशिश भी की होगी तो वो हाइपोथर्मिया की वजह से मर गए होंगे, क्योंकि उस वक्त पानी का टेम्परेचर तकरीबन -2 डिग्री था। अगर आप इस टेम्परेचर में पानी में गिरते हैं तो कुछ ही मिनटों में आपकी मौत हो जाती है। इस जहाज के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ के बारे में कहा जाता है कि वो एंड तक लड़ते रहे और जहाज के साथ डूब गए। कुछ लोगों की आराह है कि उन्होंने पिस्टल की मदद से खुद को मार दिया था।
कारपेथिया जहाज जो कि टाइटैनिक को बचाने निकला था वो तकरीबन 4 बजे के करीब पहुंचा। वैसे तो ये जहाज 1 से 1.5 घंटा लेट पहुंचा, लेकिन जो लोग वहां लाइफ बोट में मौजूद थे उन्हें बचाने में कामयाब हुआ। अगर ये जहाज पहले पहुंच जाता तो हो सकता है कि वो उन लोगों को भी बचाने में कामयाब हो जाता जो कि जहाज के साथ डूब गए। टाइटैनिक के इस हादसे के बाद बहुत सी बातें सामने आई, कई तहकीकात और कई इंक्वायरीज की गई, जिसके नतीजे में यह बताया गया कि चंद मिस्टेक्स थी जो कि टाइटैनिक को बनाते और चलाते वक्त की गई। सबसे पहली गलती और बड़ी गलती ये थी कि टाइटैनिक में लाइफ बोट की तादाद कम रखी गई, क्योंकि टाइटैनिक में 32 लाइफ बोट की जगह मौजूद थी और उसमें सिर्फ 20 ही लाइफ बोट रखी गई। अगर ये लाइफ बोट की तादाद मुकम्मल होती तो हो सकता है कि तमाम पैसेंजर्स को बचाया जा सकता था। यह गलती इसे बनाने वाली कंपनी स्टार लाइन की जानिब से की गई थी, क्योंकि वो इतना पुरएतमाद थे कि ये जहाज़ अनसिंकेबल है, ये जहाज़ कभी नहीं डूब सकता। इसी वजह से उन्होंने लाइफ बोट की तादाद ही कम रखी। दूसरी अहम गलती ये थी कि क्रोज नेस्ट पर बैठे पहरादार के पास दूरबीन ही मौजूद नहीं थी। जी हाँ, अगर दूरबीन मौजूद होती तो वो दूर से आने वाले आइसबर्ग को पहले ही देख लेता, लेकिन जब उसे आइसबर्ग का अंदाज़ा हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। अब बात करते हैं सबसे अहम और सबसे बड़ी गलती की। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मुख्तलिफ जहाज़ों की तरफ से आइस वार्निंग्स बार बार दी गई थी टाइटैनिक को, लेकिन उस वक्त कैप्टन स्मिथ और उनकी टीम ने इन वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया था और स्पीड को कम नहीं किया था। इसकी दो बड़ी और अहम वजह थी। एक ये थी कि इनका मानना था कि ये अनसिंकेबल जहाज है, ये तो कभी डूब नहीं सकता। दूसरी बड़ी वजह थी स्टार लाइन कंपनी के मालिक, उन्होंने कैप्टन स्मिथ को फोर्स किया हुआ था कि टाइटैनिक की स्पीड कम नहीं करनी। वो चाहते थे कि टाइटैनिक ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज हो, बल्कि दुनिया का तेज तरीन जहाज भी हो। उनकी कोशिश थी कि यह सफ़र 6 दिनों में मुकम्मल किया जाए, लेकिन अफसोस के ये ख्वाब उनके धरे के धरे ही रह गए। इस हादसे के बाद इस इंडस्ट्री में काफ़ी तब्दीली आई, काफ़ी सख्ती की गई, रूल्स एंड रेगुलेशंस में काफ़ी तब्दीली की गई, ताकि आने वाले वक्तों में इस तरह का वाक़या रूनुमा ना हो। दोस्तों, इस हादसे से हमें एक सबक मिलता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ हतमी नहीं है। हमें किसी भी चीज़ को ये नहीं कहना चाहिए कि ये कभी ख़त्म नहीं होगी। इस दुनिया में जो भी चीज़ आई है या बनाई गई है उसे आखिर कभी ना कभी ख़त्म होना है।